वीरेंद्र गोयल जी, जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, जो संदीप ठाकुर जी ने भी कहा और मैं भी ये कहता हूं कि अगर जब इतनी ही मजबूरी है, इतनी ही मुसीबत है, तो ये कानून पूरे राष्ट्रीय स्तर पे क्यों नहीं बनना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, चीन ने ये कानून बनाया था एक बच्चे का, फिर उसके बाद उसने कहा 2017 या 18 में कि हम 2 बच्चे अलाउ करते हैं, उसके बाद अब 3 बच्चों पे इंसेंटिव देने की वो बात कर रहा है। तो क्या चीन को जब ये सब करना पड़ा, तो क्या हमें चीन से सीख नहीं ले सकते, चीन से हम समझ नहीं सकते, या भारत सरकार चीन से सीख ले चुकी है, समझती है चीजों को बेहतर तरीके से, उससे बेहतर तरीके से समझ रही है, लेकिन समहाउ वो इसी वजह से कानून नहीं बना रहे हैं और छोटे छोटे अलग अलग प्रदेशों पे चुनावों के दौरान इस तरीके के शिगुफे छोड़ दिए जाते हैं ताकि एक नरेटिव बिल्ड हो जाए और उसके बाद चुनाव में हम फायदा लेके आगे निकल जाए। रविंद्र जी, निसंदेह, जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ता ने कहा, पंकज जी ने, कि और संदीप जी ने भी उसको सपोर्ट किया कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमें बात करनी ही है तो इसको हमें राष्ट्रव्यापी लेवल पे करनी होगी, यानी कि समस्त देश के लिए हमें एक सिंगल पॉलिसी लानी होगी, तभी हम इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात है, ये कानून कोई मजाक नहीं है कि आप एक कानून ले आए और कल से लोग पॉपुलेशन बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक पूरी कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, सबको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है और फिर इसके ऊपर सोच समझ करके पूरे नेशन के लिए एक कानून होना चाहिए। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि राज्यों को इस कानून को बनाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, वरना ये इलेक्शन के टाइम पर इसका मिसयूज करते रहेंगे। आई एम कॉन्शियसली यूजिंग द वर्ड मिसयूज करते रहेंगे और ये वोट्स को, पॉलिटिक्स में वोट्स को पाने के लिए पोलराइजेशन की पॉलिसी करते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने बात करी चाइना की, हमें ये देखना होगा कि किसी भी कानून को जब हम लागू करते हैं या कानून की सोचते हैं तो हमारे पास अपने देश के अलग राज्यों की, हमारे पास पूरे विश्व में अलग अलग देशों की कुछ हमारे पास उदाहरण और एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये उचित होगा कि हम उसका लाभ उठाएं। और चाइना का सबसे बिगेस्ट एग्जांपल जो आपने दिया, हमें ये समझना होगा कि चाइना क्यों लेके आया ये पॉलिसी। चाइना इसलिए लेकर के आया ये पॉलिसी कि रविंदर जी, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई तो उनके यहाँ वर्किंग हैंड्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उनके यहाँ सारी पॉपुलेशन जो है वो, उनकी एज जो है वो बूढ़े होने लग गए। तो उनको समझ आया कि अगर इस तरीके से हमने कंट्रोल किया तो एक टाइम आएगा कि जब उनके पास वर्किंग हैंड्स ही नहीं होंगे। और सेम चीज अगर हम हिंदुस्तान में लागू करेंगे तो आज हमारा देश जो यंगेस्ट नेशन कहलाता है, 20-25 साल के बाद इसकी क्या हालत होगी, इस बात की कल्पना हम खुद कर सकते हैं। तो कानून बनाने से मैं सुरैना जी की बात से सहमत हूँ, केवल पॉपुलेशन हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, हमें एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इसको ऊपर फोकस करना चाहिए और एजुकेशन के माध्यम से हम अपने जनता को एजुकेट करें, उनको इस महत्व में, जब तक उनको सेल्फ एक्चुअल रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक कोई भी कानून जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक इसमें जो अभी आंकड़े कुछ दिखाए गए, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई बार आंकड़े एक गलत पिक्चर पेश करते हैं, तो हमें उन आंकड़ों को कई एंगल से एनालाइज करना होता है, देखना होता है। एक आंकड़ा मैं देता हूं आपको, मैं फर्टिलिटी रेट की बात करता हूँ। देखिए, 2011 के सेंसस को हम कोई आधार नहीं बना सकते, 10 साल में बहुत कुछ घट जाता है और हमारे प्रीवियस के आंकड़े बताते हैं। फर्टिलिटी रेट में रविंद्र जी 2005-06 में हिंदू का फर्टिलिटी रेट 2.59 था, जो कि 2015-16 में घट के 2.13 हो गया, यानी कि 0.46 का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है 10 सालों में। उसके बाद क्या हुआ अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है। अब हम सबसे अहम मुद्दा मुसलमानों की बात करते हैं, तो 2005-06 में उनका फर्टिलिटी रेट 3.4 था, जो कि 2015-16 में घट करके 2.6 हो गया, यानी कि 0.79 फर्टिलिटी रेट में कमी आई है 10 सालों में 2015-16 तक।
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है उसमें वो सच्चाई से परे है। वो सरकार की जो अभी बात कही गई कि विश्वसनीयता खो रही है, उस पर संदेह हो रहा है, ये आंकड़े उसको सत्यापित करते हैं। तो जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ये बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है फैक्ट्स के ऊपर। ये केवल और केवल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमियों को छुपाने के लिए, और इसमें हिंदू मुस्लिम में गोदी मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य को और देश को उठाने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार से स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी तो कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ रविंदर जी, जितने भी नैरेटिव्स आप गढ़ लीजिए, एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर पेट में भूख लगी होगी तो जनता को कोई भी नैरेटिव समझ में नहीं आता है, उसको पेट की रोटी समझ आती है। देश के अंदर एक बेचैनी है, अजीब सी बेचैनी है, तो इनके ये सारे नैरेटिव अब मेरे हिसाब से चलने वाले नहीं है। जनता जवाब मांगेगी एक एक चीज का, और नेतृत्व भी सड़कों पे आएगा। आप जेल का डर दिखा करके बहुत समय तक बहुत लोगों को नहीं रोक सकते। एक टाइम आएगा कि जब जेल का डर ही खत्म हो जाएगा, उस समय क्या होगा? बिल्कुल वीरेंद्र गोयल जी, एक समय आ सकता है ऐसा कि जब जेल का डर खत्म हो सकता है। और जो आपने बात कही ना भूख की, वो वाकई में जो पेट की आग है ना, वो आपको कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। जो आपने बात कही ना कि जो डेटा आपने शेयर किया फर्टिलिटी ग्रोथ का, वो वास्तव में बिल्कुल चिंताजनक है। और आप देखेंगे जो आप बता रहे हैं, दोनों की, हिंदू की भी और मुस्लिम्स की, वहां पे निगेटिव ग्रोथ है। और एक डेटा इसी के साथ और ऐड मैं करता हूं, जो 91 से 2001 यानी कि 1991 से लेके 2001 में, यानी कि 10 सालों में, इन 10 सालों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई थी वो 29.3% थी, 29.3%। और वही 2001 से 2011 में 24.6%, यानी कि तकरीबन लगभग 5% घट गई ये ग्रोथ। तो ये भी डेटा हमारे सामने है। हम इन सब चीजों को पूरी तरह से देखना पड़ेगा। और अगर जब हिंदू की भी ग्रोथ घट रही है और मुस्लिम्स की भी ग्रोथ घट रही है, तो आने वाली जो प्रोजेक्टेड हमारी पॉपुलेशन है क्या होगी, वो भी समझने की आवश्यकता है। और तभी इन चीजों के ऊपर हमें कदम उठाने होंगे, ना कि इमीडिएटली बस अभी से हम सोच लें और किसी भी तरह के अपने चुनावी फायदों के लिए कोई भी कानून बना दें।